सेक्शन सी, पार्ट 1 पार्ट 2 को डाउट है क्या? पहले पार्ट 1 में बता दीजिए, सेक्शन सी डी में कोई डाउट है तो। पार्ट 2 का C345 पार्ट 2 में सर डाउट है। सेक्शन बी का B6 में डाउट है। चैट में लिख दो बेटा। चैट में लिख दो जो भी डाउट है। पार्ट 1 में D2 D3 D5 में डाउट है। चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। ठीक है। पार्ट 2 में C5 है। चलो पार्ट 1 एक बार देख लेते हैं बेटा, पार्ट 2 बाद में देखते हैं। ठीक से नहीं आ रही? रुको। चलिए
अभी तो आ रही है? यस सर। यस सर। अभी ठीक से आ रही है? हाँ सर। D2 वाला यही है ना? यहाँ पे एक पुली लगा के और ब्लॉक लटका रखा है, ब्लॉक लगा रखा है, यही वाला है ना? और ये यू स्पीड से जा रहा है, आपसे पूछा गया कि ब्लॉक किस स्पीड से जाएगा। अरे यही है D2। बोल नहीं रहे? अच्छा, नहीं सर, डायग्राम थोड़ा अलग है। क्या डायग्राम है बताओ? सर एक ए ब्लॉक है, उसके साथ एक पुली अटैच्ड है सर, वॉल जैसा कुछ नहीं है ए के साथ। सर इफ ब्लॉक ए has velocity of 0.6 meter per second ओके to ओके, the ठीक है right. ठीक है, ये D2 है, ठीक है। यही वाला है ना? Yes. ये यहाँ पे ब्लॉक बी है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रेड कलर वाली है ना, ये तो रोड है और ये 0.6 से जा रहा है। तो एक बात बताओ, ये अगर ये कोई रोड है और अगर इस रोड का पीछे वाला एंड 0.6 से जा रहा है, तो आगे वाला एंड भी तो 0.6 से जाएगा, क्योंकि रोड की लेंथ तो कांस्टेंट है, रोड तो स्क्वीज तो होगी नहीं। सही बात है मतलब? Yes, sir. रस्सी होती तो ढीली पड़ जाती, लेकिन अगर रोड पीछे वाली 0.6 से जा रहा है तो आगे वाला एंड भी तो 0.6 से जाएगा, मतलब ये एंड भी 0.6 से जा रहा है, तो ये पुली भी 0.6 से जा रही है। सही बात है मतलब? अरे हाँ या Yes, ना? sir. अब एक रस्सी Yes. बांधी हुई है ये येलो कलर वाली, जिसका जो यहाँ से चालू हुई है, यहाँ से लेके इसके चारों ओर लिपटी हुई और फिर बी पे एंड होगी। सही बात है मतलब? यस सर। इस रस्सी के कितने पार्ट हो गए? L1, L2, L3, L4। सही बात है मतलब? Yes, sir. तो L1 डैश प्लस L2 डैश प्लस L3 डैश प्लस L4 डैश इज इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना? और अगर ये 20 स्पीड से जा रहा है नीचे तो देख लेते हैं। तो L1 डैश क्या होगा? 0 माइनस 0.6। सही बात है मतलब? Yes, sir. L2 डैश क्या होगा? 0 माइनस 0.6, ये वाला 0 और ये 0.6। अरे हाँ या ना बोलिए? L3 डैश क्या होगा? ये वाला 0 और ये 0.6। अरे हाँ या ना बोलिए? यस सर। और L4 क्या होगा? ये 0 और ये V। अरे हाँ या ना बोलिए? यस सर। तो V की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 3 टाइम्स 0.6, दैट इज 1.8 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ या ना बोलिए? Sir, L2 decrease होगा क्या? L2 तो डिक्रीज ही होगा ना बेटा, ये पुली जो है और ये वाला एंड यहाँ पे है, दूसरी वाली पुली के, तो ये वाली पुली तो फिक्स है, येलो वाली तो। सही बात है मतलब? Yes, sir. तो ये पोजीशन तो फिक्स है और ये पोजीशन जो है वो 0.6 से इधर आ रही है, तो ये एंड 0.6 से इधर नहीं आ रहा क्या? हाँ, sir.
तो L तो डिग्रीज होगा ना, समझ में आ रही है बड़ी बात? हाँ सर समझे। और कोई डाउट किसी को? तो ये D2 हो गया। आगे चलते हैं अपन D3 में। D3 कौन सा है भाई? एक वेज के सर ऊपर रोड है वही वाला? हाँ सर। ये तो क्लास में नहीं करवाया था क्या? उसमें वेलोसिटी दी थी आपने। अच्छा तो फिर क्या हो गया? यहाँ पे दिया नहीं है कुछ, ये कह रहे हो? क्वेश्चन देख के तो खुश हो गए होंगे, ये तो क्लास में करवाया हो जाएगा, है ना? चलो देखते हैं। अभी हमने तो ये मान लिया था कि इसका एक्सेलरेशन a है और इसका एक्सेलरेशन b है, राइट? यहाँ पे ये a दिया था आपको, a और b में रिलेशन तुम लोगों ने फाइंड कर दिया था, वहां पे कर दिया था ना? यस सर। यस सर। कैसे फाइंड किया था? इसका एक्सेलरेशन अगर b है तो b के दो कंपोनेंट ले लो, राइट? यस सर। एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये एंगल 37 होगा, तो b cos 37। और इसी तरीके से a के भी दो कंपोनेंट ले लो। अरे हाँ या ना बोलिए। यस सर। तो a cos 37 a sin 37। अरे हाँ या ना बोलिए। a sin 37 हो गया 3a/5 और b cos 37 हो गया 4b/5, राइट? यस। तो यहाँ से यस हमारे सर। पास a और b में तो रिलेशन आ गया कि 4b = 3a, ये रिलेशन आ गया। अब बात ये कि a और b का एक रिलेशन आया, लेकिन a और b में दोनों में से अपने को कुछ भी नहीं पता, तो किसी एक को तो फाइंड करना पड़ेगा ना, ताकि दूसरा निकल जाए। सही बात है बोल? तो उसके लिए क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन बनाएंगे एफबीडी। ये तो अपने लगाया वेज कांस्टेंट, न्यूटन लॉ तो लगाना ही भूल गए। जब कांस्टेंट पढ़ने लग गए मतलब न्यूटन लॉ नहीं लगाते क्या? अरे हाँ या ना? लगाते हैं सर। तो भाई यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा है। सही बात है बोल? यस सर। आप लोगों ने किसी ने एफबीडी बनाया? आपने से किसी ने भी नहीं बनाया होगा, सबने बस देख लिया कि यार इसमें कैसे निकालेंगे। भाई न्यूटन लॉ नाम की भी तो चीज होती है ना, ये नॉर्मल हो गया। सर इस सर नॉर्मल के दो याद ही नहीं आया कंपोनेंट कि एफबीडी बनाना पड़ता है इसमें। भाई बनाना ही पड़ेगा ना, कोई चीज एक्सेलेरेशन निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे? फोर्स वगैरह बना के एफबीडी तो बनाना ही पड़ेगा, न्यूटन लॉ तो लगाना ही पड़ेगा ना। यस। हाँ सर। पर बात यह ना कि अभी माइंड में कंस्टेंट घुस गया था, तो जो पहले पढ़ रखा है वो ध्यान में ही नहीं रहा, सब कुछ अप्लाई करना पड़ता फिर है। अप्लाई करना है वो नहीं आइडिया आया। हाँ अभी करो अप्लाई और करके बताओ। दोनों के ऊपर न्यूटन लॉ लगाओ, रोड पे भी लगाओ और वेज पे भी लगाओ। फटाफट करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
हाँ जी, हो गया। हो गया क्या? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर नहीं आया। भाई ये नॉर्मल लग रहा है, ये एंगल 37 है बेटा। कौन सा एंगल 37 होगा बताओ? ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वाला एंगल 37 होगा ना? अरे हाँ या ना? Yes, अलोंग sir. द इंक्लाइन वाला हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल कितना होगा? 53। Yes. सही बात है गुरुदास? ये 53 होगा तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट आ गए, n cos 53 और n sin 53। अरे हाँ या ना? हाँ sir. तो ये जो वर्टिकल में जो नीचे लग रहा है वो तो mg, और ये दोनों बैलेंस हो गए किससे? n डैश से। सही बात है गुरुदास? Yes. और ये n cos 53 किसके बराबर हो जाएगा? मास mg. इनटू एक्सेलेरेशन। mg नहीं, मास इनटू एक्सेलेरेशन। सही बात है गुरुदास? हाँ ये sir. वेज के लिए इक्वेशन लग गई। अब लगाते हैं रोड के लिए। रोड का एफडी बनाते हैं। रोड पे नीचे लग गया एमसी और यहाँ लग गया नॉर्मल। समझ में आ रही है बात? यस सर। यहाँ नॉर्मल लग गया, तो ये एंगल 37 है बेटा। इसके अलावा दीवारों का भी लग रहा है, ठीक है ना? n1 n2 लग रहा नहीं लग रहा? दोनों साइड में दीवारें हैं। किसी का जीरो हो सकता है, मे बी एक दीवार लगा रही हो दूसरी नहीं लगा रही हो, हम तो अभी दोनों लगा रहे हैं। ठीक है, एवरी इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट आए। एक बार बताओ, ये एंगल कितना है? 37। सही बात है बात आया नहीं है? Yes sir. तो ये एंगल कितना हो गया? 53 ऊपर वाला, Yes sir. ये 53 हो गया। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट तो ये आ गया n cos 53 हाँ sir. और n sin 53। अरे हाँ n। हाँ sir. अब तुम्हें ये तो पता है कि हॉरिजॉन्टल के सारे फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। ये दीवार के जो नॉर्मल है ना, ये बैलेंस कर देंगे हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस। Yes और sir. वर्टिकल में mg और n sin 53 बैलेंस नहीं है, क्योंकि तभी तो एक्सेलेरेशन है इसके पास भी। सही बात है मतलब? Yes. यस सर। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगी? mg माइनस n sin 53 शुड बी इक्वल टू m इंटू बी। अरे हाँ या ना? तकलीफ है बेटा किसी को? No sir. सर हाँ बोलिए। सर हम वो वेज कांस्टेंट वाले मतलब वो फोर्सेस नहीं लेंगे क्या? वो भी तो एक्ट कर रहे हैं ना उस रॉड पे या उस ब्लॉक पे। लेट्स कम स्टैंड में फोर्सेस कौन से थे? लेट्स कम स्टैंड में फोर्सेस कौन से थे बेटा? जहाँ से वो वेलोसिटीज थी। है वो तो एक्सेलेरेशन है ना। वेज कंस्टेंट से तो अपन एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। रोड के और वेज वेज के एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन निकाला अपन ने। ये देखो 4b इज इक्वल टू 3 निकाला ना। हाँ सर, फोर्सेस कहाँ लिया अपन ने? कहाँ पे फोर्स आया बताओ? कौन सा न्यूटन लॉ लगाया? समझा सर। समझे ना? सर मुझे वो वॉल्स का नहीं समझा, वो n1 n2 लगा वॉल्स पर। भाई एक बात बताओ, ये दीवार चलने देगी क्या इसको हॉरिजॉन्टल में? हाँ सर समझा भी। नहीं चलने देगी ना, तो सभी जितने भी हॉरिजॉन्टल के फोर्स हैं उन सबको बैलेंस करेगा ना ओवरऑल मिला के। हॉरिजॉन्टल के सारे हाँ आपस सर। में कैंसिल हो रहे हैं, सीधी बात ये है। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई तीन इक्वेशन बन गई, ए बी और एन, तीन वेरिएबल है। सही बात है गुरुद्वार? सोल्व कर लोगे?
यस सर। हो जाएगा, ए भी निकल जाएगा और बी भी निकल जाएगा और नॉर्मल भी निकल जाएगा, ठीक है। यस सर। और कौन सा डाउट था? D2 हो गया, D3 हो गया, D5 डाउट है ना। D5 कौन सा है भाई? एक यू शेप के वेज के अंदर एक ब्लॉक पड़ा है, वही वाला है ना। हाँ यस सर, सर। वो एक वॉल से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो एक दीवार से रस्सी से जुड़ा हुआ है, हाँ यस सर। राइट। अब इसमें डाउट क्या है ये बताओ मेरे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए इन द टर्म्स ऑफ बी। ये बी में जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए जो है, जो ए वाला है, मतलब ये वाला जो वेज है। एक बार बताओ, ये जो रोड है वो इसके अंदर फिक्स है ना, बाहर वाले के अंदर। तो जैसे जैसे बाहर वाला राइट में जाएगा वैसे वैसे इसको राइट में तो जाना ही पड़ेगा। सही बात है, गलत बात? सुनना मेरी हाँ बात। सर। इसके साथ साथ रस्सी खींचेगी तो इसको ऊपर भी जाना पड़ेगा, राइट। तो मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है ए से। सही बात है, गलत बात? सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। यस सर। अब एक बात बताओ, ये रस्सी की दो लेंथ है, L1 और L2, मतलब दो पार्ट है लेंथ के। L1 डैश प्लस L2 डैश इक्वल टू 0, डबल डैश भी 0, एक्सेलरेशन ले रहे हैं। L1 की बात करें तो ये पुली जो है वो कहाँ से अटैच है? ब्लॉक से। तो अगर ये ब्लॉक बी से इधर जा रहा है तो मतलब पुली भी बी से इधर जा रही है। सही बात है, गलत बात? यस यस सर। सर। तो L1 डबल डैश क्या हो जाएगा? बी से बढ़ रहा है और 0 से घट रहा है। बी माइनस 0। और ये जो रस्सी है, इसका ये ऊपर वाला पॉइंट ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, और नीचे वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है ए से। सही बात है, गलत बात? 0 माइनस ए। ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई? बी के बी। बराबर। मतलब आपका जो वेज है, आपका जो ये ए वाला रोड थी, वो राइट में भी बी से जा रही है और ऊपर भी बी से जा रही है। तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बी आई के प्लस बी जे के, जी कैप। तो रूट टू बी आया ना, मैग्नीट्यूड में। यस सर। मैग्नीट्यूड वाइज रूट टू बी। तकलीफ है किसी को? नो सर। और कौन से तीनों डाउट हो गए? पार्ट टू पार्ट में टू में डाउट भी थे ना। पूछा है। यस सर। पार्ट वन के सारे हो गए। पार्ट टू में B1 C2 C5 यही है ना। यस सर। पार्ट टू में B1 C2 एंड C5। देखो बेटा, B1 क्या है?
अगर अपन एफ फोर्स लगाते हैं तो पूरा सिस्टम कितने से चलता है ये बताओ? एक एक्सेलरेशन से चलता है। Yes, sir. हाँ है ना? तो ये एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा? F/3m के बराबर। हाँ है ना? हाँ सर। इनमें से कोई एक ब्लॉक को पकड़ लेते हैं, एम को। एम के ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल। और एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी? F/3m। इसे एक को क्यों पकड़ा? बिकॉज मेरे को नॉर्मल निकालना था। पहले सिस्टम इसलिए लिया ताकि नॉर्मल मेरा इंटरनल बन जाए और मैं एक्सेलरेशन निकाल पाऊँ। जब एक्सेलरेशन निकल चुका है तो अब मेरे को नॉर्मल निकालने के लिए सिस्टम लेना सही नहीं है। सही बात है बात? हाँ क्योंकि सर। अब सिस्टम लूंगा तो नॉर्मल फिर इंटरनल बन जाएगा, इसलिए मैं किसी एक को सोल्व कर लेता हूँ। या तो इसको सोल्व कर लो या इसको सोल्व कर लो, तो मेरे लिए ज्यादा बेटर ये लगा मेरे को, जिसको मैंने ले लिया। तो एन की वैल्यू किसके बराबर आएगी? MA। F/3। पहले केस में आ गया, सिमिलरली दूसरे केस में कर लो। अरे हाँ या ना? हाँ सर। सेम यही कहानी थी यहाँ पे। अब 2m को लेके सोल्व करो। पूरा जा तो उसी एक्सेलरेशन से चल रहा है। सही बात है उस बात, क्योंकि वो तो सिस्टम लेके करना है। लेकिन अब n की वैल्यू क्या आएगी? 2m इंटू F/3। सही बात है उस बात? 2f। Yes। सुन रहे बेटा मेरी बात? Yes सर। ये हो गया आपका B1। आगे चलते हैं। C2 C5। Two persons are holding a light rope tightly at its end so that it is horizontal. भाई इनफाइनेटली लार्ज होगा ना इसमें C2 वाला। एक बात बताओ, कोई भी रस्सी को आप कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल कैसे कर सकते हो अगर उसमें बीच में वेट लटका हुआ है? सुन रहे मेरी बात? Yes। जैसे यहाँ पे वेट लटका हुआ है और आपने यहाँ से पकड़ के एकदम कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल कर दिया, इसको कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो चलो इस आदमी ने जितना फोर्स लगाया और इस आदमी ने जितना फोर्स लगाया, उन दोनों ने आपस में बैलेंस कर दिया, ठीक है ना? Yes। लेकिन यहाँ पे ये जो रस्सी टेंशन लगा रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दो, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, और एक नीचे टेंशन लगा, और यही टेंशन वेट पे लगा। तो वेट तो बैलेंस हो गया टेंशन से। सही बात है बात? हाँ सर। लेकिन ये पॉइंट मासलेस है। समझा मेरी बात? ये पॉइंट मासलेस है। ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो गए। इस टेंशन को बैलेंस कौन करेगा? इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई फोर्स तो होना चाहिए ना। Yes सर। तो रस्सी एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। रस्सी थोड़ी No सी टेढ़ी sir। रहेगी, यूं टेढ़ी रहेगी। इससे क्या होगा कि इस पॉइंट पे तो नीचे टेंशन लग रहा है और यहाँ पे आपका एफ लग रहा है, यहाँ पे आपका एफ लग रहा है। अरे हाँ या ना? हाँ इन सर। दोनों एफ के दो कंपोनेंट आएंगे, एफ वर्टिकल और एफ वर्टिकल। सुन रहे हो मेरी बात? Yes सर। एफ हॉरिजॉन्टल और एफ हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएगा। तो ये एफ वर्टिकल जो है वो टेंशन को बैलेंस कर देंगे। इसलिए रस्सी कभी भी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती। मतलब आपको इनफाइनेटली लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि पॉसिबल ही नहीं। सही बात है गलत बात? Yes। सर सेकंड केस में आपने क्या बताया वो एक्सप्लेन कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर रस्सी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल नहीं होती है तब तो बैलेंस हो जाता है टेंशन फोर्स के कंपोनेंट से। ऐसे टेढ़ी है ना रस्सी, बीच में से थोड़ी नीचे ही है ना मेरी बात? तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट से बैलेंस हो जाता है। फोर्स के कंपोनेंट आएंगे ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये दोनों वर्टिकल के जो फोर्स हैं ये इस टेंशन को बैलेंस करते हैं। सही बात है गलत बात? यस सर। ये हो गया। इसके अलावा आपने पूछा है C5 पूछा है। A particular mass m is joined very heavy body by a light string passing over a light pulley. Both the bodies are free to move. The total downward force on the pulley due to the string is nearly. अरे इसमें क्या तकलीफ होगी? तुम्हें ये बताया था ना कि एक पुली से इधर का मास है m1, इधर
इधर का मास है m2, राइट? तो इसमें टेंशन Yes. कितनी होती है बताया था ना? Yes. कितनी होती है? 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी, राइट? हाँ अगर इनमें से एक मास बहुत हेवी है, लेट अस सपोज m2 इज ग्रेटर देन m1, तो इन दोनों का सम अप्रोक्सीमेटली m2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े नंबर में बहुत छोटा नंबर जोड़ रहे हो, तो लगभग सम जो है वो बड़े नंबर के बराबर आता है, राइट? yes sir अपॉन में m2 इंटू जी, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, टेंशन किसके बराबर हो जाएगी? 2m1 2m1 के जी बराबर। तो एक रस्सी में टेंशन m1 जी 2m1 जी हो गया, इधर भी टेंशन 2m1 जी, इधर भी टेंशन 2m1 जी। अरे हाँ है ना? हाँ सर समझा। तो और ये पुली डिनोमिनेटर मासलेस का है, नहीं आइडिया। और ये पुली मासलेस है, तो इसका टेंशन क्या हो जाएगा? दोनों के सम के बराबर, 4m1, राइट? यस सर। और कौन सा डाउट है भाई? C3 C4, C3 और C4 में भी डाउट है क्या? सारे ही पूछ दिए लगभग सेक्शन सी के, तो C1 C2 पूछ लिया, C3 पूछ लिया, C4 पूछ लिया, C5 पूछ लिया, ऐसे थोड़ी पूछा जाते हैं यार, हैं? ये 3 kg है, ये 1 kg है, ये 3 kg है, राइट? ए और बी के बीच में जो टेंशन है, उसने उस रस्सी में टेंशन क्या होगा? एक बार के लिए इन दोनों को सिस्टम मान लो, ठीक है बेटा? सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. कितना आ गया? ये 4 kg आ गया, ये 3 kg हो गया, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा? 4 माइनस 3 बटा 4 प्लस 3 इंटू जी। अरे हाँ है ना? यस सर। यस सर। G/7 आ गया, तो जो बड़ा है उसकी तरफ एक्सेलेरेशन होगा, 4 kg बड़ा है 3 kg से, एक्सेलेरेशन इधर होगा। अरे हाँ है ना? किसके हाँ बराबर? सर। G/7। अब हर एक मास G/7 से जा रहा है, तो नीचे 1 kg वाला भी G/7 से जा रहा है। 1 kg का एबडी बनाया 1G, और ऊपर टेंशन, और इसका एक्सेलेरेशन है G/7। अरे हाँ या ना बेटा? हाँ यस सर। सर। तो 1G माइनस टेंशन शुड बी इक्वल टू 1 इंटू G/7। टेंशन की वैल्यू होगी 6G/7। सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ सर। Yes, sir. इसी तरीके से C4 जैसा तो क्लास में करवाया बेटा, नहीं करवाया क्या? करवाया सर। C4 जैसा तो क्लास में कराया, उसमें तो रस्सी का भी मास था जो क्लास में करवाया था ना। यहाँ पे तो रस्सी का भी मास नहीं है, ये तो और इजी है उससे। करना चाहिए आपको, एक बार क्लास के लेक्चर नोट्स देखो, उसके बाद करके देखो ट्राई, ठीक है? अगर नहीं हो तो फिर डाउट में पूछो, डाउट क्लास करते हैं उसमें। और कोई डाउट है भाई? चलिए लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिया था ये बता दीजिए। सर वेज कांस्टेंट। वेज कांस्टेंट हो गया था, स्प्रिंग करवा दिया गया? स्प्रिंग, और स्प्रिंग के बारे में नहीं पढ़ाया ना अभी तक? नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्प्रिंग के बारे में चालू करते हैं। स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा ना, स्प्रिंग इस शेप का होता है,
हेलिकल Yes, टाइप, sir. राइट। इसको दबाते हैं तो क्या होता है? अगर अपन स्प्रिंग को दोनों साइड से दबाते हैं तो क्या होता है? वो कंप्रेस छोटी हो हो जाती गए, छोटा हो गया। छोटा हो जाता है, लेकिन वो फिर क्या करता है, उससे वापस अपनी लेंथ में आने की कोशिश करता है, राइट। हमारे ऊपर फोर्स लगाता है वापस बाहर निकलने के लिए। जैसे ही छोड़ते हैं तो वापस नेचुरल लेंथ में आ जाता है ना। Yes, sir. Yes, sir. एक बार दबाया और जैसे ही छोड़ा, अपने बाहर का फोर्स हटाया तो वापस नेचुरल लेंथ में आ गया। सही बात है गुरुद्वार? Yes, sir. समझ में आ रही है बात? तो स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करते हैं तो वो उस चीज का अपोज करता है, मतलब वो बाहर की ओर फोर्स लगाता है वापस आने के लिए। और अगर इसको एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड करके जैसे ही छोड़ते हैं वापस नेचुरल लेंथ में आ जाता है, राइट। Yes, sir. तो अगर एक्सटेंड करते हैं तब भी ये अंदर की ओर फोर्स लगाता है ताकि वापस नेचुरल लेंथ में आ जाए। सही बात है गुरुद्वार? Yes, अच्छा, sir. एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो स्प्रिंग अपन पढ़ रहे हैं वो मासलेस स्प्रिंग पढ़ रहे हैं। कौन सा स्प्रिंग? मासलेस। तो जो इसकी जब इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाता, दोनों एंड जब इस पे फ्री हैं, उस टाइम पे इनके दोनों एंड के बीच का जो भी लेंथ है वो नेचुरल लेंथ है, राइट। अरे हाँ है ना। Yes, sir. और इसके दोनों एंड के बीच का लेंथ जो है वो नेचुरल लेंथ है, ए और बी। अगर अपन इसको कंप्रेस कर देते हैं ये लेंथ नेचुरल लेंथ है, पहले इसके बारे में लिखो। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग when it is neither compressed neither compressed nor extended। जब इसको ना तो कंप्रेस किया गया हो ना ही एक्सटेंड किया गया हो, उस टाइम पे इसकी जो लेंथ है वो नेचुरल लेंथ है, राइट। समझ में आ रही है बात? हाँ, sir. Yes, sir. अब क्या है कि अगली प्रॉपर्टी क्या है? when spring is compressed from its natural length, compressed or extended, then it applies from its natural length. When spring is compressed or extended from its natural length, it applies a force. It applies the force on the object attached to its end to resist the change. To resist the change in length. ठीक है? To resist the change in length.
आगे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, ठीक है ना। तो अगर आपने इसकी लेंथ कम कर दी, ठीक है ना, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अटैच है, पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अटैच है, ठीक है बेटा। अगर आपने इसके साथ इसकी लेंथ कम कर दी, मतलब इसको कम कर दिया, तो ये डिस्टेंस होगी L2। तो ये और ये दोनों मिला के डेल्टा एक्स है, राइट। सुन रहे हो मेरी बात। तो ये अपने दोनों एंड पे बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इधर भी फोर्स लगाएगा तो इधर भी फोर्स लगाएगा। अरे हाँ या ना, सुन रहे हो मेरी बात। ये L जो है वो लेस देन नेचुरल है। और अगर आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। समझ में आ रही है तो बात। Yes, sir. बेटा टेंशन भी तो फोर्स सर होता है ना। अंदर की तरफ मतलब क्या? मतलब वो अपनी नेचुरल लेंथ में आने के लिए वापस, अगर आपने एक्सटेंड कर दिया, अब इसकी लेंथ जो है वो L डैश हो गई, और L डैश जो है वो ग्रेटर देन नेचुरल लेंथ है, राइट। तो अपनी नेचुरल लेंथ में आने के लिए खींचेगा दोनों ऑब्जेक्ट्स को। सुन रहे मेरी बात। हाँ ठीक है सर उसको एक काम करो सर, वो F एक्सटर्नल और F स्प्रिंग कर दो तो इजी पड़ेगा। एफ एक्सटर्नल तो है ही नहीं कहीं पे, ये स्प्रिंग ही लगा रहा है फोर्स, हमने सर तो नहीं दबा है, के वो छोड़ मतलब दिया, स्ट्रेच किया ना, तो वो हमारा स्ट्रेच एक्सटर्नल करके छोड़ दिया, फोर्स। स्ट्रेच करके हमने छोड़ दिया, अब हमारा फोर्स हट गया। समझ में आ रही है बात। अब इस सिचुएशन में स्प्रिंग इन दोनों पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। ओके ओके। वहां पे भी अपने कंप्रेस करके छोड़ दिया, ठीक है। अब वो कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग ये दोनों पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो कंप्रेस्ड है तो फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, और अगर वो एक्सटेंडेड है तो फोर्स इनवर्ड लग रहा है। समझ में आ रही है बात। Yes, sir. नेक्स्ट, फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग at its end is directly proportional to the change in its length. Change in its directly proportional to the change in its length. समझ में आ रही है बात। The force applied by the spring at its end is directly proportional to the change in its length. इसकी लेंथ में जितना ज्यादा चेंज किया जाता है उतना ही ज्यादा फोर्स लगाया जाता है, राइट। लेट अस सपोज पहले लेंथ इसकी L थी, रुको, और अब लेंथ में इसकी बोल देता हूँ L माइनस एक्स, मतलब x कम कर दी, और उसके बाद मैं इसकी लेंथ बोल देता हूँ L प्लस एक्स। अरे हाँ आया ना, मतलब x बढ़ा दी। समझ हाँ रही सर। बात। तो जो चेंज इन लेंथ आया, यहाँ का जो फोर्स है, चेंज कितना आया लेंथ में, नेचुरल लेंथ से कितना कम हुआ x, तो यहाँ का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जितना ज्यादा x होगा उतना ज्यादा ये फोर्स लगेगा। सही बात है गलत बात। ऐसे ही यहाँ पे भी x का चेंज आया तो ये फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। सही बात है गलत बात। Okay, sir. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ वेयर x इज द चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल लेंथ। समझ में आ रही है बात।
नेचुरल लेंथ से कितना चेंज किया, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी के एक्स। सही बात है बोल, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी के एक्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन का हट गया। मतलब के को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तब जो फोर्स की वैल्यू होगी वही के होगा। सही बात है गलत बात? व्हेन एक्स इक्वल टू 1, उस इंस्टेंट पे जो फोर्स की वैल्यू होती है वही के होता है। अरे हाँ या ना? यस सर, समझा। तो के को अपन स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंग कौन? स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग applied by spring at its end when its length is changed by unity. जब इसकी लेंथ यूनिटी से चेंज होगी उस टाइम पे इसके द्वारा लगाया गया फोर्स की स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा? या फिर अपन ये कह सकते हैं इट इज द फोर्स पर यूनिट चेंज इन लेंथ। अरे हाँ या ना? फोर्स Yes, sir. पर यूनिट चेंज इन लेंथ, पर यूनिट चेंज इन लेंथ। या अगर स्प्रिंग की यूनिट चेंज इन लेंथ करते हो तो कितना फोर्स लगता है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो अगर एक्स चेंज करते हो तो कितना लगेगा, के इंटू एक्स लगेगा। सही बात है गलत बात? यूनिट चेंज करने पे के लगता है तो एक्स चेंज करने पे के एक्स लगता है। ठीक है? Yes, sir. किसी को तकलीफ? नो सर। आगे चलो भाई। 1 मिनट सर। F is directly proportional to x, मतलब अगर कम चेंज हुआ तो कम फोर्स लगेगा उसमें। हाँ, अगर स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस किया तो थोड़ा फोर्स लगेगा, ज्यादा कंप्रेस किया ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो थोड़ा फोर्स लगेगा, ज्यादा एक्सटेंड किया ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना? और वो फोर्स स्प्रिंग ही लगाएगा ना। हाँ, वो स्प्रिंग लगा रहा है ना। सर इसका कोई यूनिट? फोर्स कांस्टेंट का यूनिट हो गया ना, फोर्स पर यूनिट चेंज इन लेंथ। इसकी यूनिट होगी न्यूटन फोर्स पर मीटर। अपॉन मीटर। न्यूटन पर मीटर। ठीक है? ओके ओके। So changed by unity मतलब दोनों साइड से चेंज हो रही है। टोटल चेंज इन लेंथ यूनिटी है, चाहे किसी भी साइड से हो। नेचुरल लेंथ में और अभी की लेंथ में जो डिफरेंस है वो यूनिट है, मतलब 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है ना? आगे चलो भाई। Yes, sir. सर किसी को अगर एक तकलीफ? एंड से कंप्रेस किया और दूसरे से एक्सपांड किया तो भी वो लेंथ के प्रोपोर्शनली रहेगा ना? लेंथ के नहीं है, चेंज इन लेंथ के प्रोपोर्शनल है। हाँ वही, मतलब ये एक्स के स्प्रिंग है। प्रोपोर्शनल रहेगा। हाँ, मतलब ये लेंथ है। अगर आपने एक साइड से ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, जैसे 5 मीटर कर दिया, और इधर भी इसको 5 मीटर ले आए, तब तो फिर लेंथ में चेंज ही नहीं आया ना। सुनना मेरी बात? एल में 5 बढ़ा दिया, 5 कम कर दिया, तो एल का एल ही रह गया दोनों के बीच का। सही बात है गलत बात? यस सर। लेकिन एक साइड में ज्यादा कर दिया, 5 कर दिया, दूसरी साइड में कम किया, ये 2 किया और इधर का 5 किया, तब तो लेंथ में चेंज आया। कितने का? 3 का।
सही बात है बोलता, ये 5 बढ़ा दिया 2 कम कर दिया तो नेट चेंज कितना आया L+3, तो वो तो 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे फोर्स लगेगा। सही बात है बोलता, 3 का चेंज आ गया, यहाँ हाँ पे कोई सर। फोर्स ही नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ओवरऑल स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आ रहा है तो फोर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा, सीधी बात ये है। अरे हाँ सर के का कोई फिक्स्ड वैल्यू होता है क्या? अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। स्प्रिंग की सर वो property दिया होती है रहेगा ना क्वेश्चन में फिर? वो दिया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अलग अलग स्प्रिंग मतलब अलग अलग टाइटनेस वाली? अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं ना स्प्रिंग, अच्छा ओके। तो हर मटेरियल की अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, उसके अकॉर्डिंग स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा। ठीक है बिल्कुल। ओके सर। यहाँ पे तो अपन ऐसे हाइपोथेटिकल केस कर रहे हैं कि मासलेस स्प्रिंग, मासलेस कोई चीज होती है क्या जनरल लाइफ में? नो सर। नो सर। यहाँ पे तो अपन ऐसी बातें कर रहे हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अपन बहुत बेसिक लेवल पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बचपन में सिखाते हैं ना कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ऐसा सिखाते हैं। सबसे पहले स्कूल जाते हो तो क्या सिखाते हैं टीचर? 1 आता है, 1 के बाद बेटा क्या होता है 2, 2 के बाद 3, ऐसा ही सिखाते हैं ना। यस और सर। आप इसको जब 100 तक याद कर लेते हो, फिर बताते हैं 100 के बाद में 101 आता है, 102 आता है। फिर जब हाई स्टैंडर्ड में जाते हैं ना तब बताते हैं बेटा 1 और 2 के बीच में भी है ना नंबर होते हैं, 1.1, 1.2, यस सर। मतलब फिर 1 को बताते हैं डीप कि में बताते हैं। हाँ, फिर बताते हैं कि 1 और 1.1 के बीच में भी नंबर होते हैं, 1.01, 1.02, फिर इन दोनों के बीच में भी नंबर होते हैं 1.001। तो फाइनली जाके समझ में आता है कि ऐसे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि जैसे जैसे अपन लेवल बढ़ेगा ना, आप फिजिक्स से अगर आप एमएससी करोगे, जब हायर लेवल पे फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे पता चलेगा कि मास वाले स्प्रिंग कैसे डील करते हैं। सर अब ऑफलाइन स्कूल भी खुल गए हैं, खुलेगा यहाँ 2 साल के बाद एट लास्ट, मजा आएगा। अभी मुंबई में खुल रहे हैं क्या स्कूल? यस Yes, सर, sir. अनाउंसमेंट हो गई 4 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं। महाराष्ट्र में है। नहीं मुंबई में भी है क्या? महाराष्ट्र में अदर Yes, अदर sir. जगह पे हाँ होगा? सर। सर 12th Yes, का sir. 4 से खुल रहा है, 11th का 12 से खुल रहा है। तो हमारे इसमें तो 11 8 to 12 सबका खुल पहले 12th को बुला रहे हैं, फिर 10th को, फिर 11th को, फिर 9th, एक एक वीक के। अच्छा अभी एक एक दिन के लिए बुला रहे हैं? नहीं एक नहीं, एक एक दिन एक में वीक सर। के डिफरेंस पे शुरू कर रहे हैं। अच्छा सर पहले 12th क्लास को बुलाएंगे, फिर देखेंगे कैसा मैनेजमेंट हो रहा है, फिर 10th को बुलाएंगे, फिर अगर मतलब पॉसिबल हुआ तो बाकी की क्लास को एक एक मतलब धीरे धीरे करके बुलाएंगे, मतलब एक बार में कंजस्टेड नहीं करेंगे, ये सर। अगर पॉलिसी है। क्लास ऑफलाइन हुआ तो आप यहाँ आएंगे? नहीं, क्लासेस ऑफलाइन होगा तो आना ही पड़ेगा। सर पर आप रहते हो दिल्ली में ना, नहीं सॉरी हरियाणा में रहते हो आप। वही। हाँ, तो जॉब तो वहीं कर रहा हूँ ना, मुंबई में। मतलब आप उधर गांव के लिए गए हो? नहीं वहां पे तो अभी ऑनलाइन था इसलिए गांव में आ गया, वहां पे क्या करता है यार, मैं बिना मतलब खर्चा क्यों लगाता मुंबई में, अपने घर आ गया। नहीं, हमें लगा कि आप उधर ही रहते हो इसी। नहीं नहीं, मैं पहले मुंबई में रहता था, ऑफलाइन था तो मुंबई रहता था, फिर ऑनलाइन हो गया तो अपने घर आ गया, यहीं से ऑनलाइन ले रहा हूँ। सभी टीचर्स अपने अपने घर चले गए, है ना। सर वहाँ क्लास पे भी रिस्क, ऑफलाइन होगा क्या? अभी वो तो देखो, अगर कोचिंग इंडस्ट्रीज को उन्होंने छूट दे दी है तो फिर हो जाएगा, लेकिन अगर सर उन्होंने ऑफलाइन होगा गवर्नमेंट ने, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। अभी स्कूल से शुरू किया है, अब थोड़े एक दो कुछ वीक्स में फिर शुरू कर देंगे कोचिंग। हाँ लेकिन अभी बच्चे पक गए हैं ना ऑनलाइन में पढ़ पढ़ के। यस सर, ज्यादा पढ़ने के बाद, ज्यादा क्लास के बाद बोर हो जाता है फिर। कितने बच्चे पक गए हैं ऑनलाइन में, एक बार हैंड रेज करो। सर अब तो आदत हो गई है। सर स्कूल जो साथ, ऑनलाइन अच्छा लगता है, ट्यूशन ऑफलाइन से? यस सर, स्कूल ऑनलाइन बेस्ट है, ट्यूशन ऑफलाइन। यस। नहीं अपन क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो क्लासेस में ऑफलाइन चाहते हैं, एक बार हैंड रेज करो।
जो चाहते हैं कि क्लासेस में ऑफलाइन होना चाहिए। 17 स्टूडेंट्स चाहते हैं बस, बाकी नहीं चाहते। सर केवल ट्यूशन। हैं 17 बच्चे चाहते हैं कि क्लासेस ऑफलाइन हो, बाकी चलो भाई आप लोग हाथ नीचे कर लो, ऑनलाइन वालों से पूछते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी में हाथ नहीं उठाते। जाओ ना यार, क्या फालतू की आपका। आप लोग हाथ नीचे कर लो। कितने बच्चे ऑनलाइन क्लास चाहते हैं? ऑनलाइन लगता रहे सर, हमें कहीं ना जाना पड़े। कोई नहीं चाहता, मतलब वो तो हाथ उठाने वालों में से नहीं है। चलो छोड़ो। द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, जब होगा तब देखेंगे। सर आपने तुम स्प्रिंग लोग, के साइड में के लिखा है। हाँ स्प्रिंग के बगल में के लिखा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। वैसे यार आपको तो मजा आ रहा होगा ना? सर किस चीज का सीखने मजा? सीखने में मजा नहीं आ रहा क्या? डेली कुछ नया ना नया सीखते हो। सर कभी कभी आता कभी कभी नहीं आता है। है। सर क्या होता है ना, बहुत सारा मतलब काम पड़ जाता है, कभी दिमाग अच्छे से काम ही नहीं। दिमाग में कुछ और टेंशन होती है काम वगैरह की, तब पढ़ने में मजा नहीं आता। सर कभी एक तरफ कभी से एकदम कंप्रेस थक किया, जाते हैं। दूसरे साइड से एक्सपेंड किया, तब भी एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। भाई आप कंप्रेस करो, एक्सटेंड करो, अगर स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो रही है ना नेचुरल लेंथ से, तो बस सर वो उस पे फोर्स पहले डिपेंड डाला था करेगी। मैसेज, फिर पूछ लिया था मैंने। हाँ सर वो के क्या लिखा है स्ट्रिंग के आगे? स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा, गिवन है ये। ओके सर। आंसर आ गया mg बाई के कई बच्चों का, और यस ये सर एकदम वही। सही आंसर है। भाई अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इस पे जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ऊपर भी लगेगा। अब ऊपर लगाने वाला कौन है? केवल स्प्रिंग है, और स्प्रिंग अगर एक्सटेंडेड होगा तो खींचेगा ना, अगर कंप्रेस्ड होगा तब तो धक्का देगा। अभी भी बताया था ना, हाँ सर। स्प्रिंग अगर एक्सटेंडेड होता है तो खींचता है, ये देखो अंदर की ओर खींचता है ना, और अगर कंप्रेस्ड होता है तो धक्का देता है। सही बात है बोल। तो ये इस ब्लॉक को तभी खींचेगा जब ये एक्सटेंडेड है, तो ये इसकी नेचुरल लेंथ रही होगी, और ये ब्लॉक का इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ से ये एक्सटेंडेड है कितना x, इसने kx खींच लिया। ऐसा नहीं है कि दीवार को नहीं खींच रहा है, ये दीवार को भी खींच रहा है। समझ में आ रही है बात? ऊपर वाली को और नीचे ब्लॉक को भी खींच रहा है, लेकिन दीवार को तो वो हिला नहीं सकता, उसकी औकात नहीं है। तो ब्लॉक को रोक के रखा है, ब्लॉक को नीचे नहीं जाने दे रहा। तो अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। अरे हाँ या ना? यस सर। तो kx की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? mg के बराबर। तो कितना एक्सटेंड हुआ स्प्रिंग? mg बाई के। समझे मेरी बात? यस सर। अगला क्वेश्चन।
अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग। भाई स्प्रिंग की जो फोर्स होता है ना उसी को स्प्रिंग का टेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग। एंड सेकंड, फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। पढ़ाऊंगी कर खैर जिम्मेदार। देखो भाई ये जो ब्लॉक है अगर ये ऊपर जा रहा है, हाँ जड़ दे, अगर ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से तो इसका मतलब ऊपर का जो फोर्स है के एक्स, स्प्रिंग कुछ ना कुछ एक्सटेंडेड होगा तभी सुन रहे हो मेरी बात, आवाज आ रही है। यस सर सर, क्या बोला आपने? तो बीच में आपकी यस आवाज सर, चली गई। समझ नहीं। मैं फिर ये से कह रहा हूँ कि बताओ एक अगर ये बार। ब्लॉक ऊपर जा रहा है, जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है उसके साथ साथ ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, सही बात है गलत बात? यस सर। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की हो रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो ऊपर नेट फोर्स ऊपर होना चाहिए ना, तभी तो ऊपर जा सकता है। क्या ऊपर एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या है कि नेट फोर्स की वैल्यू ऊपर, नेट फोर्स की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये इक्वेशन पढ़ी है, एफ नेट इज इक्वल टू एम इनटू ए। तो जो ए की यस डायरेक्शन सर। वही एफ नेट की डायरेक्शन, सही बात है गलत बात? यस सर। तो नेट फोर्स ऊपर होना चाहिए, और नेट फोर्स ऊपर होने के लिए मतलब क्या है, ऊपर स्प्रिंग का फोर्स लगना चाहिए, सही बात है गलत बात? और यस कोई सर। फोर्स हो नहीं सकता ऊपर, और कोई हो सकता है क्या ब्लॉक पे फोर्स नो। स्प्रिंग के अलावा? नहीं हो सकता। ऊपर स्प्रिंग का फोर्स होना चाहिए, नीचे एमजी होना चाहिए, और इन दोनों का नेट जीरो नहीं होना चाहिए। के एक्स एमजी के बराबर हो गया तो एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा। के एक्स की एमजी से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और ये नेट फोर्स होना चाहिए के एक्स माइनस एमजी, और इसकी वैल्यू होगी एम इंटू ए। अरे हाँ या ना एम बोलिए। यस सर। यस सर। तो के एक्स की वैल्यू होगी एम जी प्लस एम ए। ये तो होगी टेंशन इन द स्प्रिंग, सही बात है उस बात? क्या होगी? टेंशन इन द टेंशन। स्प्रिंग। टेंशन इन स्प्रिंग। और अभी बात करते हैं अपन एक्सटेंशन। तो एक्स हो गया एक्सटेंशन, तो एम जी प्लस एम ए बाई के। सुन रहे मेरी बात? यस सर। किसी बच्चे को कोई भी तकलीफ? नो सर। नो सर।
आगे चलता हूँ। आवाज क्लियर आ रही है ना आज? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। फोन आज फोन से कनेक्ट हुआ हूँ इसलिए। यस क्लियर है आज। आगे चलता हूँ। दो स्प्रिंग को अपने कनेक्ट कर दिया। Find extensions in both the string. Both strings. If block is in equilibrium. Equilibrium. Strings are massless. ठीक है ना? Strings are massless.
चलिए देखते हैं। मान लेते हैं इसमें एक्सटेंशन x2 हुआ और इसमें एक्सटेंशन x1 हुआ, राइट? सुन लो मेरी बात। यस Yes. सर। तो जो नीचे वाला स्प्रिंग है उसमें जितना भी चेंज आया लेंथ में, वो अपने दोनों एंड पे उतने फोर्स लगाएगा। यस सर। और ऊपर वाले स्प्रिंग की लेंथ में जो भी चेंज आएगा वो अपने दोनों एंड पे उतना फोर्स लगाएगा। अरे हाँ या ना? ब्लॉक का एफडी बनाओ। mg। और कौन सा फोर्स है ब्लॉक पे बताओ? स्प्रिंग कट फोर्स। कौन सा फोर्स दिख रखे है ना सारे? सर K2 x2। सर K2 X2 K2x2। और कोई फोर्स है ब्लॉक पे? और कोई K2 फोर्स नहीं है बेटा इसके अलावा? नहीं भाई, स्प्रिंग ने लगा दिया K2x2, नीचे ग्रेविटी ने लगा दिया, ऊपर वाला स्प्रिंग यहाँ पे आके थोड़ी लगाएगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर। अगर इक्विलिब्रियम है तो K2x2 किसके बराबर होना चाहिए? mg mg। x2 किसके बराबर होना चाहिए? mg by k2. mg by k2 आ गया दूसरे में एक्सटेंशन। Yes sir. सिंपल सी बात है। अब अपने को पहले में निकालना है, दूसरे का पता लग गया। ऐसा कौन सा पॉइंट चूज करो जिसमें पहला और दूसरा दोनों आ जाए, ताकि पहले का निकाल सकूं क्योंकि दूसरे का पता है। बीच वाला पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट है ना? ठीक। इस पॉइंट पी का एफडी बनाते हैं। ऊपर कौन लग रहा है? k1 K1 x1 कौन? नीचे। k2 x2 K2 x. और ये मासलेस पॉइंट है क्योंकि स्प्रिंग का Yes, टेंशन sir. और दोनों मासलेस है। सही बात है वो बात? Yes sir. तो K1 x1 मासलेस है तो नेट फोर्स 0 होता है मासलेस ऑब्जेक्ट पॉइंट पे। K2 x2 के बराबर होना चाहिए। लेकिन K2 x2 तो खुद ही mg के बराबर है। ये दोनों ही mg के बराबर हो गए। अरे हाँ है ना? यस सर। तो x1 किसके बराबर आ गया? समझे? यस सर। तू समझा कि नहीं? हाँ सर सर फर्स्ट समझा। वाली स्प्रिंग में नीचे वो mg नहीं लगेगा एक बार? किसमें? पहले वाले स्प्रिंग में? हाँ सर। क्यों लगेगा? mg तो ब्लॉक पे लग रहा है। और कौन लगा रही है? धरती माँ लगा रही है। आप स्प्रिंग पे mg कैसे लगा रहे हो? स्प्रिंग का मास थोड़ी ना कोई। ब्लॉक तो उन पे वो लगाएगा ना जो कॉन्टेक्ट फोर्स है। तुम तो वही कहानी कर रहे हो जो रस्सी के केस में करते थे। ये रस्सी है सर, इस रस्सी को नीचे mg से खींचा। ये ब्लॉक रस्सी को mg से खींचेगा क्या? नहीं भैया, यहाँ पे तो टेंशन नहीं लगेगी ब्लॉक और रस्सी के बीच में। समझ में आ रही है बात? यस हाँ सर। वही कहानी है। तुम ये सोच रहे हो कि ब्लॉक को नीचे mg से खींचा तो ब्लॉक लगा लो, मेरे को खींच रहे हो तो मैं भी इसको mg से खींचूंगा। जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ, जो जिस भी फोर्स से खींचेगा उस फोर्स की वैल्यू में भी mg के बराबर हो सकती है, परंतु ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे जो लगेगा वो तो टेंशन लगेगा, राइट? ब्लॉक उसको टेंशन सर से मुझे खींचेगा लगा और रस्सी कि उसको टेंशन से खींचेगा। हाँ, क्या लगा आपको? सही है। सर कि वो फर्स्ट वाले में जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो K2 x2 प्लस mg होगा। वो नहीं कुछ नहीं नहीं, K2 x2 की वैल्यू mg के बराबर है ना। इस पॉइंट पे तो केवल K2 x2 ही लग रहा है। स्प्रिंग ही लगा सकता है इस पे, तो और कौन लगा सकता है? ग्रेविटी थोड़ी लगाएगी, मास ही नहीं है इसके पास। या ब्लॉक हाँ यहाँ जाके थोड़ी लगाएगा, कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है इस पॉइंट का और इस ब्लॉक का बीच में। कॉन्टेक्ट है क्या कोई? नहीं सर। समझ में आ रही है तो बात? हाँ सर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। डीपीपी कहाँ तक हो गया हमारा? 15 15 तो डीपीपी नंबर 16 एंड 17 कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। yes sir बाय एवरीवन। बाय सर, bye थैंक यू sir सर। thank you sir थैंक यू। बाय।
बाय सर, थैंक यू सर। बाय, थैंक यू।